मेरी नौकरी बड़ी बहन की शहर में लग गई तो मैं बहन और बहनोई के साथ रहने लग गई। एक दिन अचानक ऑफिस से छुट्टी हो गई तो घर लौट आई, पर बड़ी बहन दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। परेशानी हुई तो मैं किचन की खिड़की से घर में गई तो बहन के कमरे का नजारा देखकर होश उड़ गए। बहन तो घर के नौकर के साथ, मेरी जॉब के 7 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफर इस शहर में हो गया जहाँ मेरी बहन और मेरे बहनोई रहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बहनोई के साथ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और मेरी बहन से तो मेरी हमेशा से ही खूब बनती थी। 3-4 दिन में ही मैं अपना सारा सामान लेकर उनके पास पहुंच गई। वो लोग भी मेरे आने से बहुत खुश थे। मेरी बहन के 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे, उनके साथ खेलना मुझे बहुत पसंद था। एक दिन मुझे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर में मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। मैं अपना कुछ सामान लेकर और बहन को 4 दिन बाद लौटने का कहकर वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठने वाली थी तभी मुझे मेरे बॉस ने बताया कि जो क्लाइंट हमसे मिलने मीटिंग के लिए आ रहे थे, दरअसल वहां पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए अब इस हफ्ते नहीं आएंगे। अब ये मीटिंग 2 हफ्ते के बाद रखी जाएगी। मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मुझे वापस अपनी बहन के घर लौटना पड़ा। जब मैं वापस घर पहुंची तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने काफी देर बेल बजाई लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बेल खराब हो गई है। उसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही लेकिन कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा था, जिससे मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि कहीं आप ही को कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि बहनोई भी अपने ऑफिस से एक बार सुबह चले जाते हैं तो सीधा शाम को ही वापस आते हैं और अक्सर तो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। तो इस वक्त तो आप ही घर में अकेले ही होंगी, बच्चे भी स्कूल गए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी। मेरे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी, इस वजह से मैं उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैं पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि उनकी किचन की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं फौरन खिड़की के रास्ते से अंदर गई लेकिन अंदर मुझे आप ही कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे मेज पर कुछ गुलाब के फूल रखे हुए दिखाई दिए और आप ही के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज से आ रही थी, इसलिए मैं उसी तरफ बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी मैंने सामने का नजारा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी आपी बहनोई के ऊपर बैठकर वो सब कर रही थी। वो दोनों लोग भरपूर जोश में थे और शायद उन्हें इसी जोश में होने की वजह से मेरे दरवाजा बजने की कोई आवाज सुनाई नहीं थी। मैं पीछे हटी क्योंकि उनके इस तरह के लम्हों को मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं दिल ही दिल बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि मैंने उन्हें इस तरह की हालत में देख लिया। मुझे लगा कि अब मुझे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से अंदर आ गई हूँ और मैंने उन्हें देख लिया तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए मैं वापस खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, किसी होटल में जाकर 2-3 घंटे गुजार आती हूँ, तब तक वो लोग अपने प्यार के लम्हों को भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। इसलिए ये सब सोचकर मैं वहीं के एक मशहूर होटल में पहुंच गई। अभी मैं वहां पर बैठकर अपने दिए हुए ऑर्डर का इंतजार ही कर रही थी कि तभी मैंने बहनोई को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि बहनोई तो घर पर थे, अचानक यहाँ कैसे? ये मेरे लिए बहुत ही हैरानगी की बात थी, इसलिए मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई। मैं फौरन उनके पीछे गई। मैंने उन्हें आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो पीछे पलटे और मुझे वहां देखकर मैं खुद बुरी तरह से चौंक गई। वो कहने लगे कि तुम तो बाहर जाने वाली थी, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा वो दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल होगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे थे? वो कहने लगे कि मैं तो आज यहाँ सुबह से ही मीटिंग के लिए आया हूँ, अब जाकर मेरी मीटिंग खत्म हुई है, इसलिए वापस जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। घर का नाम सुनते ही मेरे सामने आपी की उस तरह की पोजीशन घूम गई। इसका मतलब उस वक्त मैंने जिस आदमी को आपी के नीचे लेटे देखा था वो मेरे बहनोई नहीं थे, वो कोई और था। इसका मतलब क्या मेरी आपी मेरे बहनोई को धोखा दे रही है? एक साथ मेरे दिमाग में न जाने इतने सारे सवाल चलने लगे। मैं अपनी सोच में गुम हो गई। तभी बहनोई ने मुझे हिलाते हुए कहा, ऐसा किस सोच में पड़ गई हो? मैंने तुमसे कहा कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मैं तो घर गई थी, लेकिन वहां पर मैंने जो कुछ देखा उसे देखते ही मैं वापस इस होटल में आई। मैंने उनसे बहाना करते हुए कहा कि वो दरअसल मेरी एक दोस्त ने अचानक ही मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया, तो मैं बस उसी का इंतजार कर रही थी। मेरी बात सुनकर बहनोई कहने लगी, ओके, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चलो ठीक है, तो अपनी दोस्त से मिलो जाकर, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। उसके बाद मेरे बहनोई अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं फौरन वहां से घर के लिए निकली। इस बार जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो पहली बार में ही आपी ने दरवाजा खोल दिया। मुझे सामने देखकर आपी बुरी तरह से चौंक गई और कहने लगी, तुम तो मीटिंग के लिए गई हुई थी, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? तो मैंने उनसे कहा कि वो दरअसल मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बस इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि हमेशा से करती आई थी। मुझे अब
अभी तक यकीन ही हो रहा था कि मैंने आप ही को उस वक्त किसी और के साथ देखा था, मेरे बहनोई के साथ नहीं। मैंने एक बार फिर से खुद को तसल्ली देने के लिए आप ही से पूछा, भाई जी दोपहर को लौट कर आए थे? तो वो कहने लगी कि नहीं, तो तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बहनोई ज्यादातर तो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ रहते भी हैं सुबह को जाते हैं और सीधा रात में ही वापस आते हैं। दिन में उनके आने का कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो मैंने उनसे कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसके बाद मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था जो मैंने कुछ घंटे पहले देखा था। आप ही के बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आज मेरा उनके साथ खेलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मुझे बार बार रोना सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप ही से जाकर पूछ लूं कि आखिर ये सब क्या कर रही हैं। वो अपने ही हाथों अपने बसाए घर को क्यों उजाड़ना चाह रही है। मेरे बहनोई तो कितने अच्छे हैं, उनकी कितनी कदर करते हैं, उनके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते, लेकिन वो है उन्हें ऐसा धोखा क्यों दे रही है। लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकती थी कि मैं जो सोच रही हूँ या जो मैंने देखा है उसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा, मुझे आप ही पर नजर रखनी होगी। मैंने उस दिन से आप ही पर ध्यान देना शुरू किया तो देखा कि रात को मेरे बहनोई के सोने के बाद उनके फोन पर किसी का फोन आता था और वो चुपचाप छत पर जाकर उससे बातें करती थी। इससे वो मुझे ये तो कंफर्म हो गया था कि वो किसी से बातें करती हैं, उनकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे बॉस ने मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। मैं अपनी मीटिंग खत्म करके वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने अप्पी को रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। उसके बाद वहां पर वो बात करके ऊपर बने रूम की तरफ चली गई। मैंने भी उनका चुपके से पीछा किया तो देखा कि वो एक कमरे के अंदर चली गई। उसके बाद मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद वो इस कमरे से बाहर निकली और 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी बाहर आया। लेकिन वो आदमी कौन था ये मैं नहीं जानती थी। मैंने उस आदमी को जिंदगी में आज पहली बार देखा था। मैंने अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। फिर मैंने देखा कि वो आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन आप ही अभी भी होटल के बाहर ही खड़ी थी। मुझे लगा कि न जाने वो किसका इंतजार कर रही है। एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वो उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैंने भी एक दूसरी टैक्सी बुलाई और उसे आप ही की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद आप ही घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया था। तो आखिर आप ही कहाँ जा रही थी? अभी हमारी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ ही रही थी कि फिर आप ही की टैक्सी दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद बाहर टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। मैं भी छुप कर उनके पीछे गई। फिर वहां लिफ्ट से होते हुए उस होटल के एक रूम के अंदर चली गई और उस रूम से भी वो करीब 2 से 3 घंटे के बाद बाहर आई और उनके साथ भी एक और आदमी निकला। इस बार उस आदमी को देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वसीम था। वसीम मेरे बड़े भाई का दोस्त था और वो यहाँ पर क्या कर रहा था? होटल के कमरे में ऐसे चुपचाप मिलने क्यों आई थी? मुझे ये सारा माजरा समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन अलग अलग टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया था कि आप ही एक साथ कई सारे आदमियों के साथ। मैंने अपने आप से कहा कि मैं ऐसा अपनी ही बहन के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बहन को कभी भी ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा जिससे मुझे उसके किरदार पर शक हो। लेकिन फिर आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो क्या था। आप ही उन लोगों के साथ होटल के कमरों में जाकर आखिर क्या कर रही थी? शाम को जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि आप ही बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने उनसे पूछा, आप इतना परेशान क्यों हो? तो कहने लगी, वो मैं घर में रह रहकर बोर हो जाती हूँ। तुम लोग भी अपने अपने काम पर निकल जाते हो और पीछे बच्चे भी स्कूल के लिए चले जाते हैं। इसके बाद मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। तुम लोगों में से किसी के पास भी इतना टाइम नहीं जो मेरे साथ जाकर बाहर घूम कर आए। एक काम करो, तुम और तुम्हारे बहनोई एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब लोग मिलकर कहीं बाहर घूमने जाते हैं। बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ और बच्चे भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं। मैंने उस वक्त उनसे हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मैं अपनी आप ही का सफेद झूठ सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि आज ही मेरे आप ही को कई घंटे तक घर से बाहर घूमते हुए देखा था। लेकिन फिर भी वो ऐसे चिता रही थी कि जैसे न जाने कितने महीनों से वो घर से बाहर ना निकली हो। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन फिर से ऐसा ही हुआ। जब मैं ऑफिस से जल्दी आ गई तो आप ही दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। मैं समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर पर आया था शायद वही आदमी आज भी आया होगा। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि आज मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आप ही मेरे बहनोई के साथ बहुत गलत कर रही हैं। उन्हें एक बार भी अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं आया। वो अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गई कि अपने बच्चे भूल गई। मैं खिड़की के रास्ते घर के अंदर पहुंची तो देखा अंदर तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। तभी आप ही के चीखने की आवाजें उनके कमरे से आई। मैं फौरन ही उनके कमरे में पहुंची तो वही पहला आदमी जिसे मैंने होटल में देखा था वो आप ही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आओ देखा ना ताओ और पीछे से उसके सर पर एक डंडे से वार किया। वो वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे सामने देखकर आप ही मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, आयजा तूने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। मैंने आप ही से कहा कि ये कौन है और यहाँ घर में क्या कर रहा था।
था। आप ही मुझसे कहने लगी कि ये चोर था और यहाँ चोरी करने आया था। मैंने आप ही से कहा कि अब मैं आपका एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपकी झूठी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मेरी बात सुनकर आप ही हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उनसे कहा, आपको क्या लगता है कि आपके काले करतूत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? मैंने आपको इस आदमी के साथ नंगी हालत में इस कमरे में सब कुछ करते हुए देख चुकी हूँ, और तो और मैंने आपको इस आदमी के साथ होटल के कमरे से भी निकलते हुए देखा था। मेरी ये बात सुनकर आप ही की आंखें फटी की फटी रह गई। आप ही उसी वक्त ही मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि ऐसा इस सब के बारे में अपने बहनोई को मत बताना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। मैंने उनसे कहा कि आप अपने ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाएं, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यहाँ तक कि आप सिर्फ एक इस आदमी के साथ ही नहीं, उस वसीम के साथ भी यही सब कर रही हैं। आप न जाने कितने आदमियों के साथ गुलछड़े उड़ा रही हैं। अरे आपके जैसी औरत को तो डूबकर मर जाना चाहिए। आप ही कहने लगी कि तुम सच कह रही हो आयशा, मेरे जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद वो फौरन दौड़कर अपनी अलमारी के पास पहुंची और उन्होंने उसमें से एक गन निकाली और अपने सर पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे गन को छीन लिया। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको अपने किए पर इतनी ही शर्मिंदगी है तो आप ये सब आखिर कर ही क्यों रही थी? वो कहने लगी कि ये सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, बल्कि मैं मजबूर थी, क्योंकि ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि आपको ये ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन क्यों, आखिर किस वजह से? आप ही ने कहा कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैं इस जाल में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी हूँ कि अब इसमें से निकल पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगी तो ही मैं आपकी मदद करूंगी। उसके बाद मैंने और आप ही ने उस आदमी को एक कुर्सी पर अच्छे से बांध दिया और उसके मुंह पर अच्छे से कपड़ा लपेट दिया। मैंने आप ही को पानी पिलाया और उन्हें थोड़ा चुप करवाया। उन्होंने मेरे सामने अपने मासी के बारे में बताना शुरू किया, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। आप ही ने कहा कि शादी से पहले तुम्हारे बहनोई उन्हें बहुत प्यार करते थे। आए दिन कभी हम कहीं ना कहीं जाते थे, कभी मुझे बाहर घुमाने लेकर जाते थे, लेकिन बच्चे होने के बाद तुम्हारे बहनोई ने मुझ पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इनसे इस चीज की कई बार शिकायत की कि वो मुझे वक्त नहीं देते, लेकिन वो हर बार यही जताते कि उनके लिए ही तो ये पैसे कमा रहे हैं, और फिर रुपए पैसे की जब कोई कमी ही नहीं तो फिर शिकायत क्यों करती रहती हैं? आप ही ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती है, उन्हें अपने शौहर के वक्त की जरूरत है। लेकिन तुम्हारे बहनोई ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी। उस दौरान माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने आप ही को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया, क्योंकि उस वक्त मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में थी और भाभी के अब्बू जी का इंतकाल हो जाने की वजह से भाई भाभी के साथ मायके गए हुए थे, जिस वजह से माँ बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद जब आप ही वहां पहुंची तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए भैया का दोस्त वसीम अक्सर घर आ जाया करता था। न जाने कैसे, लेकिन उसने आप ही के चेहरे की उदासी को भांप लिया। उसने धीरे धीरे आप ही से दोस्ती करना शुरू कर दिया। आप ही को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा। वो बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा करता था और बच्चे उससे बहुत ज्यादा खुश थे। एक तरह से जो खुशियां, जो टाइम आप ही को अपने शौहर से चाहिए था और वो चाहती थी कि उनके बच्चों को उनके शौहर वक्त दे, वो वक्त वसीम उन्हें और उनके बच्चों को दे रहा था। इसी बीच जब उन्हें फिर वापस वहां से आना पड़ा तो वसीम ने उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई और उन्होंने उसके प्रपोजल के लिए साफ इंकार कर दिया। वसीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कम से कम हमारे बीच अच्छी दोस्ती तो रह सकती है, लेकिन आप ही ने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहती, और उसके बाद वो वहां से वापस यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारे बहनोई का अभी भी वही रवैया था। आप ही ने कई दफा कहा कि वो उन पर ध्यान देना शुरू करे, लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था, और उधर आप ही को अकेलापन खाया जा रहा था। वही रोजमर्रा की बोझ जिंदगी से पूरी तरह से उकता चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। फिर एक दिन अचानक ही वसीम का उनके पास फोन आया। उसने सबसे पहले तो अपनी उस दिन की बात के लिए माफी मांगी और फिर उसने कहा कि हम एक अच्छे दोस्त तो बनकर रह ही सकते हैं। मुझे तुम में एक अच्छा दोस्त हमेशा से ही नजर आता था। आप ही ने सोचा कि दोस्ती में तो कोई बुराई नहीं है, और फिर उस दिन से उनकी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे वसीम उनसे मिलने के लिए आने लगा। वसीम का घर आना मेरे बहनोई को पसंद नहीं आया, इसलिए आप ही ने वसीम को घर आने को मना कर दिया। तो वसीम ने आप ही से मिलने के लिए होटल का रास्ता चुना, और जब एक दिन आप ही होटल में वसीम से मिलने के लिए गई तो वो उस दिन अपनी सारी हदें पार कर गई थी, क्योंकि उस वक्त उन्हें जैसे ही वसीम से थोड़ा सहारा मिला तो उनके कदम बह गए और फिर वही सब कुछ कर बैठी जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद तो ये सिलसिला साथ चल पड़ा। वसीम ने उन्हें समझाया कि इस सब में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें भी सुकून मिलता है और उसे भी। उसके बाद जब आप ही दोबारा से अपने मायके गई तो फिर उन दोनों का आपस में एक बार फिर से मिलने का मन करने लगा, लेकिन आखिर वो कहाँ जाते, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। इसलिए वसीम ने अपने एक दोस्त का घर एक दिन के लिए किराए पर लिया। उस दिन उसका दोस्त शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और फिर वो आप ही को लेकर उस घर में चला गया। वहां पर दोनों ने अपने अपने जिस्म की भूख मिटाई और फिर आप ही वापिस आ गई। वापिस आने के बाद आप ही फिर से अपनी उसी रोज की
जिंदगी में लगी। और फिर एक दिन वसीम का उनके पास फोन आया और उसने जो खबर आपी को सुनाई उसे सुनकर तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वसीम ने बताया कि उसके दोस्त अशरफ ने उनका और आपी का वीडियो बना लिया है। दरअसल वो लोग जब उसके घर पर गए थे तो उसने वहां पर कैमरा लगा दिया था जिसमें उनका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था और अब वो वसीम को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर तो आपी के होश ही उड़ गए। आपी ने फौरन ही बहाना बनाया कि वो 2-3 दिन के लिए मायके वापस जाना चाहती है। मेरे बहनों ने उन्हें इजाजत दे दी। उसके बाद आपी जब वहां पहुंची तो वसीम के दोस्त अशरफ ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि वो ये वीडियो एक शर्त पर ही किसी को नहीं दिखाएगा, अगर आपी जो वसीम के साथ करती आ रही है वही सब अशरफ के साथ भी करे। ये सुनकर तो आपी के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन फिर वो मजबूर हो गई और उन्हें मजबूरी में वो सब अशरफ के साथ भी करना पड़ा। उसके बाद उन्हें लगा अब शायद उनका इस सब से पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। अशरफ ने आपी को ब्लैकमेल करके डरा धमकाकर उनके घर का पता भी उनसे जान लिया और फिर तो जब उसका दिल करता तब घर आकर उनके साथ वो सब करने लगता और अब धीरे धीरे आपी से पैसे की डिमांड भी करने लगा, जिससे आपी बहुत तंग आ चुकी है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक जाल में फंस चुकी है। आपी बोली कि उधर मैं वसीम को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं उससे बताती कि मैं उसकी पीठ के पीछे अशरफ के साथ भी यही सब करती आ रही हूँ तो वो मुझे धोखेबाज समझेगा, जबकि मैं एक धोखेबाज नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने देखा कि अशरफ को होश आ गया। मैंने उससे फौरन उसका फोन छीना और उसके फोन में पड़ा वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने उससे कहा कि आज के बाद अगर तू मेरी आपी के आसपास भी नजर आया तो मैं तेरी पुलिस में शिकायत करूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगा, कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मेरे फोन से वीडियो डिलीट करने से तुम्हारी बहन बच जाएगी? अभी एक वीडियो तो वसीम के फोन में भी पड़ा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे और आपी के दोनों के होश उड़ गए। आपी ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अशरफ ने बताया कि ये सब तो वसीम का बनाया हुआ प्लान था। उसने ही कहा था कि वो बहाने से तुम्हें मेरे घर बुला लेगा और फिर तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा और फिर मैं सामने से आकर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, तुम्हारे साथ मजे भी लूंगा और तुमसे पैसे भी ले लूंगा और फिर वो पैसे मेरे और वसीम के बीच में आधे आधे बढ़ जाएंगे। इस तरह से दोनों मिलकर तुम्हें खूब लूटते रहेंगे, जिस्म से भी और पैसों से भी। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ औरत निकली कि तुम्हें इस सब की भनक तक नहीं लगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर तो आप ही फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली अब मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। उन दोनों के चक्कर में पड़कर मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया। अगर मैंने अपने जज्बात पर काबू किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मेरे बच्चों को मेरी जैसी माँ कभी नहीं मिलनी चाहिए। आप एक बार फिर से खुद को मारने की कोशिश करने लगी। मैंने उनसे कहा कि जज्बाती होकर आप फिर से कोई बेवकूफी ना करें। पहले ही आप अपनी जिंदगी खराब करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा चुकी हैं, लेकिन कम से कम अब तो कोई भी ऐसा काम ना करें। अब तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोच लें कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा। वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम ही बताओ, मरने के सिवा मेरे पास और क्या रास्ता है? आखिर इन सब से मैं अब कैसे बचूंगी? मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, इसलिए आप थोड़ी देर खामोश रहिए। मैंने आप ही से कहा कि अब आप ऐसा करें, हमारे पास एक ही रास्ता है कि आप अपने शौहर को सब कुछ बता दीजिए। मेरी बात सुनकर आप ही बुरी तरह से रोने लगी। बोली मैं तुम्हारे बहनोई को ये सब नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देंगे और मैं उन्हें हरगिज नहीं छोड़ना चाहती। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने उनसे कहा कि आप समझती क्यों नहीं, हमारे पास इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर आप ही अपने शौहर को सब कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर अशरफ अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था और इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। आप ही के फोन की घंटी बजी और जब फोन की तरफ देखा तो आप ही के शौहर उन्हें फोन कर रहे थे। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो और रिलैक्स होकर फोन उठाओ। मेरे कहने पर उन्होंने फोन उठाया तो हमें पता चला कि मेरे बहनोई 2 हफ्ते के लिए शहर से कहीं बाहर जा रही हैं। आधे घंटे में वो घर पहुंच रहे हैं और आप ही उनका बैग तैयार करके रखे क्योंकि उन्हें फौरन ही निकलना होगा। ये सुनकर तो आप ही बुरी तरह से हड़बड़ा गई कि अब वो क्या करेंगी। और इधर अशरफ भी सामने बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने आप ही से कहा कि आप पूरे घर की सारी चीजें सही से रख दीजिए और अशरफ को हम दोनों अपने कमरे में बंद करके रखेंगे जब तक कि वो चले नहीं जाते। इसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही किया। मेरे बहनोई इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर आते ही सीधा अपना बैग उठाया और फौरन ही निकल लिए। तभी हम दोनों ने थोड़ी देर चैन की सांस ली। मैंने अपना कमरा अच्छे से बंद कर दिया और अशरफ को भी बहुत अच्छे से बांध दिया था। मैंने आप ही से कहा कि तुम वसीम को फौरन फोन करके यहाँ बुलाओ, उसे कहो कि आप बिल्कुल अकेली हैं और इसलिए आप उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हैं। आप ही ने मेरे कहने के मुताबिक वही किया और वसीम जो कि हमेशा ही इस चीज के लिए भूखा रहता है फौरन ही तैयार हो गया। वो कुछ देर बाद घर आ चुका था। आप ही ने उसको चाय बनाकर पिलाई। मैं भी छुप गई थी और छुप कर ही मैंने उसकी चाय में नशीली दवा मिला दी। चाय पीते ही वो अपने होश खोने लगा। उसके बाद मैंने पुलिस को फोन करके बुला लिया और उन्हें बता दिया कि ये लोग किस तरह से मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनका गलत वीडियो बना लिया। इसके बाद पुलिस ने अशरफ के फोन से भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया और मेरी बहुत दरखास्त करने पर पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार हो गए। आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसकी सारी जानकारी वो सिर्फ मुझे ही देंगे और घर पर किसी को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर इस सब के बारे में मेरे बहन
बहनोई को कहीं से भी पता चल गया तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद पुलिस अशरफ और वसीम दोनों को अपने साथ पकड़ कर ले गई और उन पर केस चलने लगा। इधर जो भी सबूत और आप ही की गवाही जो उन्होंने कोर्ट में दी तो अशरफ और वसीम दोनों को 10-10 साल की सजा होगी। इस केस से जुड़ी जितनी भी कार्रवाई थी उसको मैंने ही हमेशा आगे से जाकर हैंडल किया ताकि मेरे बहनों की इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। आप ही दिल में शर्मिंदा थी और अपनी नजरों में पूरी तरह से गिर चुकी थी, पर मैंने उन्हें समझाया कि आपने जो गलती की है उसकी कोई माफी तो नहीं है, लेकिन अपने आप से वादा करें कि अब आप सिवाय अपने शौहर के और किसी के बारे में भी नहीं सोचेंगी। उन्होंने मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कहा क्योंकि मेरी ही वजह से उनका घर बच गया था और उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों और अपने शौहर पर ही ध्यान देंगे। अशरफ और वसीम को उनके किए की सजा मिल चुकी थी और इधर आप ही को भी सबक मिल चुका था।